नमस्कार। ओहो, वेट कर रहे थे हमारे वीडियो का। तो आज हम हाजिर हैं वीडियो लेके। मध्य प्रदेश का इतिहास प्री के लिए तो बहुत ही शानदार वीडियो ये सीरीज रहेगी मध्य प्रदेश के इतिहास की, और मेंस में भी लगभग 60% मध्य प्रदेश के इतिहास का जो भी पोर्शन है वो आपका इसमें कवर हो जाएगा। अब कुछ प्री रिक्विजिट है, इसको देखने से पहले क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। भारत का इतिहास आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। भारत का प्राचीन इतिहास, भारत का मध्यकालीन इतिहास और भारत का आधुनिक इतिहास। नहीं मालूम है तो पहले जाके भारत का इतिहास पढ़ो, कहीं वीडियोस बहुत सारे हैं यूट्यूब पे, किसी का वीडियो से प्राचीन इतिहास भारत का, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास पढ़ो। उसके बाद यहाँ पे आके मध्य प्रदेश के इतिहास से अपना सिर फोड़ना, क्योंकि मैं यहाँ बताऊंगा कि मौर्य काल में ये चल रहा था, ठीक है, और चंदेल वंश ये तब था, निमाड़ का फारूकी वंश था, या मालवा में फलाना वंश था, तो बिल्कुल मुंडी के ऊपर से जाएगा, है ना। कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि चल क्या रहा है। तो पहले मध्य प्रदेश के इतिहास से पहले जाके भारत का इतिहास पढ़ो, उसके बाद यहाँ पे आना, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, हिंदी ग्रंथ एकेडमी की मध्य प्रदेश की जो किताब आती है वो खरीद लेना, ठीक है ना। उसके अलावा कोई दूसरी किताब अभी रेफर मत करना। हिंदी ग्रंथ, अब कुछ लोग बोलेंगे अरे सर उसमें बहुत सारी गलतियां होती हैं, है ना। भाई गलती कौन सी बुक में नहीं होती? पुणेकर की किताब लेके आ जाओ, गलती नहीं होती क्या? महावीर में गलती नहीं होती, या टाटा मैकग्रॉ में गलती नहीं होती? हर किताब में गलती होती है। ये मैं तुमको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये ऑथेंटिक किताब है ना। कि कल को अगर आपको मैच करना हो कि आयोग में कोई क्वेश्चन आ गया और विवादास्पद क्वेश्चन है, ठीक है, और आपको सबूत देना हो आयोग को कि देखो देखो ये है इस क्वेश्चन का सही आंसर, तो आप सबूत दे सको मध्य प्रदेश से रिलेटेड विवादास्पद क्वेश्चनों का, ठीक है ना। इसीलिए हिंदी ग्रंथ एकेडमी की किताबें खरीदो, है ना। एमपी की जो स्पेशल है, उसके अलावा मेरे जो वीडियोस हैं वो देखो। अब अगर ऐसा हो ना कि कोई कॉन्फ्लिक्ट हो कि यहाँ पे कोई और फैक्ट लिखा है और हिंदी ग्रंथ एकेडमी में कोई और फैक्ट लिखा है, तो हिंदी ग्रंथ एकेडमी को आप रेफर करो, क्योंकि वो सरकारी किताब है, ठीक है। और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना मेरे से, ठीक है ना। एकदम बेसिक से शुरू करूंगा, टाइम लाइन से शुरू करूंगा, आपको मैप वगैरह सारे दिखाते जाऊंगा। बहुत ही मजा आएगा आपको, और जिसको मजा नहीं आएगा तो निकल लो, मजा नहीं आएगा तो मैं क्या कर सकता हूँ उसमें, ठीक है। और एक चीज और करो, वीडियो को लाइक कर दो इसी वक्त, हाँ इसी वक्त, हाँ ये बटन दबाओ, ये लाइक करो, और कमेंट सेक्शन में लिखो कि कौन से जिले से मेरा वीडियो देख रहे हो, ठीक है ना। अब ओवरव्यू देख लेते हैं मध्य प्रदेश के इतिहास का कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे, मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे, उसके बाद आधुनिक इतिहास में आएंगे। प्राचीन इतिहास स्टार्ट करेंगे पाषाण काल, इंग्लिश में जिसे स्टोन एज कहते हैं, है ना। स्टोन एज से स्टार्ट करेंगे, फिर वैदिक काल में आएंगे। वैदिक काल में, प्री वैदिक काल का मध्य प्रदेश में कोई सबूत मिलता नहीं है, इसलिए उत्तर वैदिक काल से स्टार्ट करेंगे। फिर महाजनपद काल, फिर आपका आ जाएगा ये मौर्य काल, फिर शुंग, सातवाहन, उसके बाद गुप्त काल, ठीक है। फिर आएंगे और शक वंश, राष्ट्रकूट वंश, फिर गुर्जर प्रतिहार, यानी जितने राजपूत वाले वंश जितने थे ना, चंदेल हो गए, परमार हो गए, कलचुरी, और इसके अलावा छोटे मोटे जितने भी आपके राजवंश हैं हम इसमें वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे मध्यकालीन इतिहास में कि मध्य प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास। सल्तनत काल से स्टार्ट करेंगे, 1206 से 1526 तक का पीरियड, ठीक है। उसके बाद अपना मुगल काल स्टार्ट हो जाएगा, 1526 से 1857 तक चलेगा। फिर उसी दरमियान जो मालवा के विभिन्न वंश रहे, ठीक है, वो खिलजी विलजी जो भी वंश था वो हम देखेंगे। फिर एक निमाड़ का फारूकी वंश था, फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है तोमर वंश। फिर रियासतें आपकी आ जाएंगी, बघेलखंड रियासत आ जाएगी, बुंदेलखंड की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेंस में भी है आपके। बघेलखंड की रियासत, बुंदेलखंड की रियासत, गोंडवाना की रियासत, भोपाल की रियासत, होलकर रियासत और सिंधिया रियासत, ठीक है ना। ये उसके बाद आधुनिक में जाएंगे। आधुनिक में हम देखेंगे कि चैन सिंह का विद्रोह, 1857 का विद्रोह, बुंदेला विद्रोह जो हुआ था, ये सब मैंने टाइमलाइन के हिसाब से फिट की है ना। सबसे पहले चैन सिंह का विद्रोह हुआ 1824 में, फिर बुंदेला विद्रोह हुआ 1842 में, फिर स्वदेशी आंदोलन हुआ, फिर सहयोग आंदोलन हुआ, झंडा सत्याग्रह, जंगल सत्याग्रह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स और मेंस के हिसाब से, बहुत इंपॉर्टेंट है एमपीपीएससी। और इसके अलावा व्यापम की जितनी भी एग्जाम्स होती हैं, एमपी कांस्टेबल होता है, पटवारी होता है, सब इंस्पेक्टर होता है, ये होता है, वो होता है, फलाना ढिमका जो भी होता है, सब में जिस भी एग्जाम में मध्य प्रदेश का इतिहास पूछा जाता है, उन सभी के लिए वन स्टॉप वीडियो है आपके लिए। आपको चीजें बता दूं, जैसे ये होलकर रियासत 1731 से लिखा है, यहाँ पे सिंधिया रियासत 1731 से लिखा है। अभी कई जगह 1731 मेरे को दिखा, कई जगह 1732 दिखा, है ना। तो अंदर मैंने 1732 इसको लिख दिया। आप भी हिंदी ग्रंथ एकेडमी में देख लेना कि क्या लिखा है, या कहीं और सोर्स से, तो वहां से इसको वेरीफाई कर लेना कि क्या है। वैसे उतना खास मैटर करता नहीं है ये, ठीक है ना।
तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम टाइम लाइन से, है ना। ये आपके सामने ये टाइम लाइन मैंने बना दी है। अभी टाइम लाइन थोड़ा समझो, है ना, बहुत ही एकदम आंख नाक कान गला जो भी है सब खोल लो और उसको देखो अच्छे से। अभी फिलहाल कौन सा साल चल रहा है? अभी मान लेते हैं कि 2022 चल रहा है, ठीक है ना, 2022। अब 2022 से हम और पहले जाएंगे तो क्या आता है 2021, और पीछे जाओगे 2019 आएगा, फिर 18 आएगा, 2017 आएगा, ऐसे पीछे जाते जाओ 2010 आएगा, और पीछे जाओ 1999 आएगा, और पीछे जाते जाओ, है ना, 1995 आएगा, 1990 आएगा, 1970 आएगा, 1960 आएगा, फिर तुम सन 1800 में पहुंचोगे, सन 1700, सन 1600, है ना, मतलब कम होते जा रहा है ना, सन 1500। तो ऐसे कम होते 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 ये अल्टीमेटली कहाँ पे पहुंचेगा? जीरो पे पहुंचेगा। सन 1800, 1700, 1600, 1500, 1400, 1300, 1200, 1100, 1000, 900, 800, 700, 600, 500, 400, 300, 200, फिर 100, फिर और कम करोगे 100 से, है ना, तो कितना आएगा? 99, 98, ऐसे करते करते कहाँ पे पहुंचेगा? जीरो से, है ना। ये जीरो यहाँ पे क्यों मानते हैं? ये जीरो पे यहाँ पे इसलिए मानते हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आज का जो हमारा कैलेंडर चलता है ना, वो ये मानता है कि जीरो जो डेट है यहाँ पे जो हमारे जीसस क्राइस्ट है, हमारे प्यारे जीसस बाबा, इनका जन्म हुआ था, है ना। अब इन्हीं के जन्म दिवस को आधार माना गया है ये जीरो। और हालेलुया एक बार सभी लोग बोल देंगे, जीसस क्राइस्ट को बर्थडे विश करेंगे और हालेलुया बोलेंगे, जीसस बाबा का जयकारा लगाएंगे, क्योंकि सन जीरो में यहाँ पे जीसस बाबा हमारे पैदा हुए थे, ठीक है ना। तो आज जो हम डेट पढ़ते हैं ना, जैसे आज 2022 चल रहा है, तो हिंदी में आप देखेंगे किताबों में लिखा रहता है ईसवी, है ना, हिंदी में ईसवी लिखा रहता है। इंग्लिश में आप देखेंगे या तो एडी लिखा रहेगा या सीई लिखा रहेगा, एडी या सी, इसका फुल फॉर्म मैं आपको बताऊंगा क्या होता है अभी, है ना, एडी या सीई। तो जीसस क्राइस्ट के पैदा होने के बाद की जो डेट है ये जीरो है, जीरो में जीसस क्राइस्ट आपके पैदा हुए, हालेलुया। और इसके बाद की जो डेट है ना, इसके बाद की जितनी भी डेट है उसमें हम लगाते हैं एडी या सीई या ईसवी। ईसा के नाम पे है ईसवी, है ना। एडी का फुल फॉर्म है एनो डोमिनी, है ना, और सी का फुल फॉर्म ये मैंने यहाँ पे लिख के रखा है कॉमन एरा, है ना। एडी का मतलब है एनो डोमिनी। एनो डोमिनी एक लैटिन का वर्ड है जिसका मीनिंग इंग्लिश में होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। लॉर्ड का मतलब यहाँ पे जीसस क्राइस्ट से ही लेते हैं, और यहाँ पे सीई भी लिखते हैं जिसको क्या बोलते हैं? कॉमन एरा, ठीक है। तो जीसस के पैदा होने के बाद जो टाइम स्टार्ट हुआ उसमें ईसवी लगाते हैं, या इंग्लिश में एडी लिखते हैं या सी लिखते हैं, ये समझ में आया। अब और पीछे जब हम जाएंगे और पीछे जाएंगे तो यहाँ भी एक से, माइनस से स्टार्ट नहीं होगा, एक से स्टार्ट होगा, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 फिर 100 साल, यानी जीसस के पैदा होने के 100 साल पहले। इसका क्या मतलब है? जीसस के पैदा होने के 200 साल पहले। उसके बाद ये क्या है? जीसस के पैदा होने के 600 साल पहले। ये क्या है? जीसस के पैदा होने के 1000 साल पहले। ये क्या है? 1500, जीसस के पैदा होने के 1500 साल पहले, ठीक है ना। ये क्या है? जीसस के पैदा होने के 2500 साल पहले। तो जीसस के पैदा होने के बाद की जो डेट है, सॉरी पहले की जो डेट है, जीसस के पैदा होने के पहले जो कुछ भी हुआ उसको हम लिखते हैं ईसवी पूर्व, है ना। हिंदी की किताबों में आपने देखा होगा ना, ईपू लिखा रहता है, ऐसे ईपू, है ना, ईपू। ईपू का मतलब है ईसवी पूर्व, और इंग्लिश में लिखा रहता है बीसी। ये बीसी का वो मतलब नहीं है जो गालियों में यूज करते ना तुम लोग, है ना। हाँ, पता सबको है, मन में जो है ना वही है। हाँ, तो ये बीसी का मतलब वो नहीं है जो गाली आप यूज करते हो। बीसी का मतलब है बिफोर क्राइस्ट, ये लिखा मैंने, बिफोर क्राइस्ट, बीसी। और कई जगह इसको बीसीई भी लिखा रहता है। बीसी का क्या मतलब है? कि बिफोर कॉमन एरा, है ना। बीसी का क्या मतलब है? बिफोर क्राइस्ट। या बीसीई अगर लिखा है उसका मतलब है बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। तो एक बार फिर से ये बात बहुत अच्छे से भेजे में डाल लो कि जीसस क्राइस्ट यानी ईसा मसीह के पैदा होने के बाद की जो डेट है वो सारी डेट में क्या लगता है? एडी लगता है, एनो डोमिनी, या सीई लगता है, कॉमन एरा, या हिंदी में ई लिखा रहता है शॉर्ट फॉर्म। फुल फॉर्म क्या होता है इसका? ईसवी। और जीसस क्राइस्ट के पैदा होने के पहले की जितनी चीजें हैं उनमें लिखा रहता है हिंदी में ईपू, जिसका मतलब है ईसा पूर्व, और इंग्लिश में लिखा रहता है बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट। अब एक एग्जांपल आपको बताता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। अब हम ऐसा मानते हैं कि हड़प्पा का जो पीरियड है, आगे आप इन हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा हड़प्पा, यदि नहीं पढ़ा तो पढ़ के आ जाओ, उसके बाद यहाँ पे देखो, ठीक है। हड़प्पा का काल हम ये मानते हैं कि सन 2500 बीसी में इसका काल था, ईसा पूर्व में 2500 बीसी, 2500 बीसी, ठीक है ना। अब ये जीरो है, जीरो से 2500 पीछे अपन चले गए, ठीक है ना। ये क्या हो गया? 2500 बीसी। अब अगर मैं इसको यहां से नापूं,
यहाँ से 2022 से अगर मैं इसको नापना चाहूँ कि आज से कितने साल पहले हड़प्पा थी, यहाँ पे हड़प्पा है 2500 बीसी और मैं आज की डेट में हूँ यहाँ पे 2022 में, तो आज से कितना पीछे है। तो आज से पीछे करने से गिनने के लिए क्या ऐड करना पड़ेगा, ये 2022 से लेके हम जाएंगे जीरो तक, है ना, ये 2022 से लेके जाएंगे जीरो तक, तो कितने साल हुए, 2022 साल हुए, 2022। और उसके बाद ये जीरो से लेके हम जाएंगे कहाँ पे, ये 2500 तक जाएंगे। बात आई समझ में। आज से मुझे गिनना है ना, आज की डेट से ना, 2022 आज चल रहा है अगर, तो आज से मुझे देखना है कि हड़प्पा जो सभ्यता थी, हड़प्पन कल्चर जो था वो कितना पुराना था। तो पहले इस 2022 से जाऊंगा ये जीरो तक, तो टोटल कितने साल हो गए, 2022 साल हो गए, ये एडी के हो गए। फिर इस जीरो से वापस जाऊंगा कहाँ तक, और पीछे जाऊंगा 2500 तक जाऊंगा, तो इन दोनों को ऐड करूंगा, है ना। तो 2022 से जीरो तक कितना हो गया 2022, और इस जीरो से फिर जाएगा यहाँ पे 2500 तक, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, इसको ऐड कर लेते हैं, 2 2 5 4, 4522 साल पुरानी थी हड़प्पा सभ्यता, है ना। आज से अगर काउंट करूं तो टोटल कितनी थी, 4522 साल पुरानी थी। और एग्जैक्ट डेट अगर आपको लिखनी है, जो किताबों में लिखी रहती है, वो क्या कहलाती है, 2500 बीसी, मतलब बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा के जन्म लेने के पहले। तो ये आपको भेजे में घुसा कि बीसी क्या होता है और एडी क्या होता है। आज के बाद कोई कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। जीरो में हमारा ये जीसस क्राइस्ट ये पैदा हुआ था, है ना। जीरो के बाद की टाइम अलग स्टार्ट होती है, जिसे एडी कहते हैं या सीई कहते हैं, और जीरो के पहले की जो टाइमलाइन है वो बीसी या ईसवी पूर्व के नाम से चलती है ना। जीरो से पहले 100 200 ऐसे करके और पीछे जाएगा, और जीरो के बाद भी फिर ये 100 200 ऐसे करके आज हमारे पास 2022 तक ये आया है, ठीक है। अगर समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, अगर समझ में नहीं आया है तो वापस से इसको रिवाइंड करो और फिर से देखो, ठीक है ना। ये जो कैलेंडर चलता है, इस कैलेंडर को कहते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर, है ना। ये अंग्रेजों का बनाया हुआ कैलेंडर है, ग्रेगोरियन कैलेंडर। और ये हमारे एक पोप थे 1582 में, पोप ग्रेगरी, है ना। तो इन पोप ग्रेगरी द्वारा ये कैलेंडर इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके पहले एक और कैलेंडर चलता था, इसे जूलियन कैलेंडर कहते थे, है ना। अब जूलियन कैलेंडर जो था उसमें 13 दिन जब ऐड कर दिए थे तो ग्रेगोरियन कैलेंडर बन गया था। वो उतने काम का नहीं है। आपके काम का ये है कि आपको एडी और बीसी, है ना, इसका कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इस इमेज को बहुत अच्छे से देख लेना, फिर से रिपीट कर रहा हूं ताकि याद हो जाए कि जीरो से पहले बीसी आता है और जीरो के बाद एडी या सीई आता है, ठीक है ना। तो ये डेट वाला कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया, ठीक है ना। डेट वाला कॉन्सेप्ट ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे जब आप पढ़ेंगे ना, पाषाण काल पढ़ेंगे, जैसे स्टोन एज पढ़ेंगे, फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ेंगे, फिर वैदिक काल पढ़ेंगे, तो वहां पे काम आएगा जब बीसी लिखा रहेगा वहां से, ठीक है। जैसे सबसे पहले स्टार्ट हम कहाँ से करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे स्टोन एज से, यानी पाषाण काल से। तो उसमें मैं लिखूंगा कि स्टार्ट की उसकी डेट नहीं रहेगी, और एकदम मतलब सृष्टि के शुरुआत से वो मान लो वहां से आएगा यहाँ पे 10,000 ईस्वी पूर्व तक, है ना। 10,000 ईस्वी पूर्व तक जो स्टोन एज आपका चलता था। इसके बाद मनुष्य और थोड़ा विकसित होना स्टार्ट हुआ। भारत के संदर्भ में बात कर रहा हूं, तो सबसे पहले कौन सी सभ्यता आई, सबसे पहले आई है हड़प्पा सभ्यता। ध्यान से देखो, सबसे पहले क्या आई, हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। उसके बाद कौन सी सभ्यता आई, ये पूर्व वैदिक काल, है ना, प्री वैदिक कल्चर इसको कह सकते हैं, प्री वैदिक एरा कह सकते हैं, पूर्व वैदिक काल ये आया। उसके बाद कौन सा कल्चर आया, उत्तर वैदिक काल आया, पोस्ट वैदिक, ठीक है ना। फिर आप और आगे जाएंगे तो महाजनपद काल आएगा, ठीक है ना। और आगे इसके जाएंगे तो फिर महात्मा बुद्ध पैदा होंगे, उसके बाद महावीर पैदा होंगे, फिर आपके बाद उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य आएगा, ठीक है ना। उसके बाद और आगे जाएंगे, फिर शुंग आएंगे, फिर सातवाहन आएंगे, फिर गुप्ताज आएंगे, ठीक है, गुप्त काल आएगा। तो ऐसे करते करते ये टाइमलाइन बढ़ेगी, ये आगे तक जाएगी, है ना। ये आगे तक जाते जाते और आज वर्तमान में हम 2022 में पहुंचेंगे। स्टार्ट कहाँ से हुआ, स्टार्ट भारत का इतिहास जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ से स्टार्ट होगा, हड़प्पा सभ्यता से 2500 बीसी से स्टार्ट होगा। फिर और आगे जाते जाते विकसित होते जाएंगे हम, हड़प्पा, उसके बाद वैदिक, फिर महाजनपद, फिर मौर्य काल, फिर शुंग काल, फिर सातवाहन काल, ऐसे करते करते आज की डेट में हम पहुंचेंगे, ठीक है ना। तो ये टाइम लाइन थी आपकी कि टाइम हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक्चुअल मध्य प्रदेश का इतिहास अब आगे देखते हैं कि कहां से क्या है। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनो। मेरे चैनल पे आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आपको एक ये प्लेलिस्ट
मिलेगी, ठीक है। इसका नाम है ऑल इन वन वीडियोस एमपीजी के। इसमें जब आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे पहुंचेंगे, ठीक है। इस प्लेलिस्ट में मैंने एक एक वीडियो में एक एक सब्जेक्ट पूरा खत्म किया है। जैसे मध्य प्रदेश का भूगोल, पूरा कंप्लीट भूगोल एक ही वीडियो में खत्म किया है। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, एमपी की इकोनॉमी एक वीडियो में खत्म। राज्य की संवैधानिक व्यवस्था एवं पंचायती राज एक वीडियो में। कला संस्कृति पर्यटन जनजातीय व्यक्तित्व ये भी एक वीडियो में। एमपीपीएससी की यूनिट 10 जो कि आयोग है, सिर्फ 3 घंटे में नोट्स के साथ मैंने खत्म की है ना। तो ये सारे वीडियो आप देखिएगा, खास तौर पे जो एमपीपीएससी की तैयारी कर रहा होगा, है ना, उसके लिए प्रीलिम्स की ये जितना मैंने पढ़ा दिया ना, 90% इससे पूरा खत्म हो जाएगा, वो भी नोट्स के साथ। इसके अलावा जो व्यापम पटारी वगैरह की एग्जाम की तैयारी कर रहा है वो भी जरूर देखना। इस प्लेलिस्ट को देखने के बाद मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, जो भी सब्जेक्ट मैंने कवर करा दिया उस सब्जेक्ट के आप बिल्कुल बादशाह बन जाओगे, है ना। तो ये जरूर देखना। अब आगे बढ़ते हैं, अपनी कंटिन्यू करते हैं एमपी की हिस्ट्री। तो अब पहुंच गए हैं मध्य प्रदेश के प्राचीन इतिहास में। यहां से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो पहले इतिहास को समझ लेते हैं, हिस्ट्री को समझ लेते हैं कि कौन कौन से भाग में बांटा गया है। तो जैसा कि आपके सामने लिखा गया है कि लिपि लेखन कला के आधार पर प्राचीन काल से वर्तमान काल तक के इतिहास को 3 भागों में बांटा जा सकता है। अब लिपि लेखन कला के हिसाब से कैसे बांटा गया वो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है ना। सबसे पहले आपका आता है प्राग ऐतिहासिक काल, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्री हिस्टोरिक एज या प्री हिस्टोरिक पीरियड। उसके बाद आता है आद्य ऐतिहासिक काल, जिसे कहते हैं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। इंग्लिश में भी मैंने लिख दिया है। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट बोलते हैं सर इंग्लिश में भी टर्म्स बता दिया कीजिए ना सर। ठीक है सर, बता रहे हैं आपको इंग्लिश में। तीसरा आता है आपका ऐतिहासिक काल, जिसे कहते हैं हिस्टोरिक पीरियड। अब क्यों इनका नाम ऐसा पड़ा वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आता है आपका प्रागैतिहासिक काल यानी प्री हिस्टोरिक पीरियड। अब प्री हिस्टोरिक पीरियड में आपका मेनली आता है पाषाण काल, क्योंकि इस समय जो था ना, इंसान लिखना नहीं जानता था, है ना। वो सिर्फ ऐसे ओ ऐसे करते हैं ना, मतलब मुंह से क्या बोल रहा क्या नहीं बोल रहा कुछ समझ नहीं आ रहा ऐसा। तो जब बोलते ही नहीं बनता था तो लिखेगा कैसे। तो उस समय चित्र वगैरह बनाया करता था, है ना। कि गुफा में आपने देखा होगा ना, जैसे गुफा में चित्र वगैरह बने रहते हैं, विश्व के कई जगहों में मिले हैं। तो तब इंसान बोलना नहीं जानता था, लिखना नहीं जानता था, कुछ नहीं जानता था। उस समय की जानकारी कैसे मिलती है? उस समय की जानकारी मिलती है गुफाओं में इंसान ने अगर कोई चित्र वगैरह बनाए हुए हैं, शिकार करते हुए कोई चित्र बना दिया है, ठीक है ना, या उस समय के औजार मिलते हैं। मैं अभी आपको औजार दिखाता हूँ इसमें कि किस तरह के औजार जो थे वो यूज किया करते थे। तो ये अभी स्क्रीन के सामने ये दिख रहा है ना, ये भाई साहब, है ना। पहले ऐसे रहा करता था पाषाण काल में, यानी स्टोन एज में इंसान ऐसे रहा करता था। पत्थरों के हथियार का यूज किया करता था, ये पत्थर और हड्डी के हथियार का, ठीक है ना। अब वो डिटेल में कौन कौन से क्या हथियार यूज किया करता था, इसके लिए मैंने आपको बोला था ना कि भारत का प्राचीन इतिहास पढ़ लेना। वहां पे जब आप पाषाण काल पढ़ोगे, जहां कहीं से भी पढ़ोगे, तो वहां पे आपको पाषाण काल के बारे में डिटेल में एकदम बताया जाएगा। तो ऐसे रहता था, गुफाओं में रहता था इंसान, है ना, और जानवरों का शिकार किया करता था और पत्थर से और हड्डियों से अपने औजार बनाया करता था। अब यहाँ पे आपको दिखाते हैं कैसे कैसे औजार बनते थे। ये देखो इस टाइप के, ये है ना। मैं पत्थर के औजार आपको दिखाता हूँ, स्टोन एज रॉक, ये ऐसे करके, ये दिख रहा ना, ये तो ऐसे पत्थरों से घिस घिस के, तोड़ तोड़ के, काट काट के जो आदि मानव था वैसे औजार बनाया करता था। और पहले छोटे छोटे पत्थरों से औजार बनाया, उसके बाद बड़े बड़े भाले बनाए, फिर हड्डियों से औजार बनाए, ठीक है ना। तो यहाँ से इंसान की शुरुआत हुई, जंगली पने से स्टार्ट हुई थी। अब यहाँ तो और कोई औजार दिख नहीं रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे ही थे ये, ऐसे इस टाइप के पत्थरों के औजार, ठीक है ना। तो वैज्ञानिक पहचान कैसे करते हैं? तो इस टाइप के औजार वैज्ञानिकों को दुनिया के अलग अलग हिस्सों से, भारत से भी मिलते हैं, है ना। तो उसी के आधार पर वैज्ञानिक डिसाइड करते हैं कि पाषाणकालीन उपकरण, आप जो पढ़ते हो ना कि पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए, तो वो पाषाणकालीन उपकरण क्या होते हैं, है ना। तो यही होते हैं कि इस टाइप के ये हथियार। तो वैज्ञानिक ऐसे अनुमान लगाते हैं कि ठीक है कि इससे खरगोश को मारते होंगे, या कुछ बड़े पत्थर हैं तो उससे कुछ और करते होंगे, या मांस को छीलते होंगे, काटते होंगे, तो ऐसे पत्थरों से। तो इस टाइप के आपको पत्थरों के औजार मिले हैं पाषाण काल में, ठीक है। उसके अलावा उस समय मैंने जैसा कि आपको बताया कि इंसान लिखना वगैरह तो जानता नहीं था। जब लिखना नहीं जानता था लेकिन देखता तो उसमें सामने देख रहा कि हिरण जा रहा है, हाथी जा रहा है, डायनासोर जा रहा है, या कुछ भी जा रहा है। तो मध्य प्रदेश में आपको एक गुफा मिलेगी होशंगाबाद में, आदमगढ़ की गुफा। आगे भी जब आप पढ़ेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि आदमगढ़ की गुफाएं जो है प्रागैतिहासिक कालीन गुफाएं हैं, पाषाण कालीन गुफाएं हैं। तो उसका मतलब ये है कि आदि मानव जो था ना, इन गुफाओं में रहा करता था और इन गुफाओं में रह के चित्रकारी किया करता था। तो ये देखो सामने आपके ये दिख रहा ना, ये
देखो ये चित्र आदि मानव ऐसे बनाता था, लिखना विखना तो आता नहीं था उसको, है ना। तो ये होशंगाबाद में जो आदमगढ़ की गुफा है ना, वहां पे ऐसे चित्र मिले हैं, ठीक है, कि ये तीर और लेके ये सब दौड़ रहा है, शिकार कर रहा है, ठीक है ना। एक ये है, देखो ये है धनुष लेके मार रहा है, पता नहीं किसको मार रहा है, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे हैं। एक ये है, देखो ये सांड है, अभी सांड बेचारा घिर गया इन सब लोगों से, है ना। और इस सांड का जो है ये शिकार कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसे जो चित्र हैं वो आपको प्रागैतिहासिक कालीन गुफाओं में मिलेंगे। ये आदमगढ़ की गुफा जो मध्य प्रदेश में, उसका मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, है ना। तो ये आता है पाषाण काल में, इंसान को लिखना नहीं आता था, ठीक है, वो सिर्फ चित्रकारी करके अपने जो भावनाएं हैं उनको एक्सप्रेस करता था। और उस समय जो पत्थर के हमको हथियार मिले हैं उनसे वैज्ञानिक पता लगाते हैं कि ये जो है ये पाषाण कालीन उपकरण है या पाषाण कालीन जो भी ये है गुफाएं हैं। अब नेक्स्ट हम आते हैं आद्य ऐतिहासिक काल में, यानी पाषाण काल के बाद, ठीक है। इंग्लिश में इसे कहते हैं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में ऐसा था कि इंसान लिखना तो सीख गया था, है ना, कि लिखना बिल्कुल लिखना आने लग गया था, लेकिन जो उसने लिखा था ना वो हम समझ नहीं पाते हैं कि उसने क्या लिखा था। उस समय जो लिखा था उसने क्या लिखा था हम समझ नहीं पाते। इसका एग्जाम्पल क्या है, हड़प्पा काल। अब हड़प्पा काल में लिखना लोगों को आता था, ठीक है, लेकिन वो क्या लिखते थे वो हमें समझ नहीं आता। इसका मैं एग्जाम्पल आपको बताता हूँ अभी से रिलेट करके, उसको ध्यान से समझिएगा। अब जैसे ये आपके सामने लिखी है चाइनीज लिखी है, आप में से कितने लोग इसको पढ़ सकते हो, समझ में आ रहा है कुछ? आपने वो पिक्चर देखी होगी ना, तारे जमीन पे, आमिर खान की पिक्चर जो थी, उसमें एक सीन आता है, उसमें जो बच्चा रहता है उसको कुछ समझ नहीं आता, शब्द वगैरह कुछ समझ में नहीं आते। तो एक सीन में उसमें क्या रहता है कि एक वीडियो गेम का बॉक्स पड़ा रहता है। तो वीडियो गेम के बॉक्स को आमिर खान उस जो ईशान नाम रहता है बच्चे का, बच्चे के बाप को देता है और बोलता है कि इसको पढ़िए क्या लिखा है। तो उसका बाप पढ़ नहीं पाता है, तो फिर आमिर खान उसको बोलता है कि देखिए आप शैतानी कर रहे हैं, आप पढ़ नहीं रहे हैं, आप मेहनत नहीं कर रहे हैं। तो सेम उसी मैनर में ईशान को जैसे समझ नहीं आता था ना कि क्या लिखे हैं, क्या शब्द लिखे हैं, क्या अक्षर लिखे हैं, तो वैसे आपके सामने जैसे ये चाइनीज में लिखा हुआ आपके समझ नहीं आ रहा है कि क्या लिखा है। लिखा तो कुछ हुआ है, मीनिंगफुल ही लिखा हुआ है, कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, है ना, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे कि लिखा क्या है। तो वैसे ही आपको हड़प्पन दिखाता हूँ, ये देखो, दिख रहा, ये है ना। तो ये हड़प्पा की लिपि है, ठीक है, इसे इंग्लिश में स्क्रिप्ट कहते हैं, हड़प्पा की लिपि है। तो ऐसे लिखते थे वो लोग, इस टाइप का, ये ऐसे कुछ लिखते थे, ऐसे ऐसे कुछ साइन बनाते थे। तो ये क्या बोलने की कोशिश कर रहे थे, ये जो सिक्के वगैरह, जो मुद्राएं वगैरह मिली हैं, कॉइन्स वगैरह जो मिले हैं, उनमें ऐसा कुछ बना रहता था, है ना। तो जो कुछ लिखा है वो हम समझ नहीं पाते कि क्या लिखा है, लेकिन उनको आता था, लिखना आता था, हम नहीं समझ पा रहे हैं, ये हमारी गलती है, ठीक है ना। तो ये चीज आपके समझ में आई कि लिखा तो हुआ है, इंसान लिखना सीख गया था, लेकिन क्या लिखता था वो हमारे समझ नहीं आया। एक और एग्जांपल आपको बताता हूँ, इंडिया से ही बताता हूँ। ये देखो, ये आपके सामने कन्नड़ लिखी हुई है, ये समझ में आ रहा है क्या लिखा है, कन्नड़। तो ऐसे ही कन्नड़ में अगर कुछ लिखा हुआ हो, या मलयालम में लिखा हुआ हो, तमिल में कुछ लिखा हुआ हो, या तेलुगु में कुछ लिखा हुआ हो, आप समझ जाएंगे, नहीं समझ में आएंगे। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि ऐसे कुछ भी बोलते हैं वो लोग। मीनिंगफुल सेंटेंसेस जैसे आप हिंदी में बोलते हैं वैसे वो लोग कन्नड़ में सेम चीज बोलते हैं, सेम चीज तमिल में बोलते हैं, सेम चीज तेलुगु में बोलते हैं। लेकिन जब उस चीज को लिखा जाता है ना, लिखी हुई चीज को आप ये समझ नहीं पाते कि सामने क्या लिखा है। ये चीज आपके भेजे में घुसी, तो वही मैं चीज आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो आद्य ऐतिहासिक काल यानी प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, उस पीरियड को बोलते हैं, उस काल को बोलते हैं जब इंसान लिखना तो सीख गया था, लेकिन वो क्या लिखता था हमारे पल्ले कुछ नहीं पड़ता। उसका उदाहरण हड़प्पा काल। हड़प्पा काल में इंसान क्या लिखता था हमारे भेजे में नहीं घुसता, इसलिए क्या बोलते हैं उसको आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। उसके बाद आ जाता है हमारा ऐतिहासिक काल। अब ऐतिहासिक काल वो है कि जिसमें लेखन कला का विकास भी हो गया था, और इंसान जो लिखता था ना वो हमारे समझ में आता था कि इंसान ने क्या लिखा था। इसलिए जो लिखा ना, लिपि पठनीय, लिपि का मतलब होता है स्क्रिप्ट, लिपि पठनी का ये मतलब होता है कि जो उस समय के इंसान ने लिखा वो आज हम पढ़ सकते हैं, हमें समझ में आता है। इसका एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। संस्कृत में जो वेद लिखे गए उस समय, है ना, संस्कृत में जो लिखे गए वो हमारे आज समझ में आते हैं, हम उसे पढ़ सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ वेद की स्क्रिप्ट। ये देखिए आपके सामने ये जो है ये वेद की स्क्रिप्ट है। अब एग्जैक्ट आपको समझ में नहीं आएगी क्योंकि आज जो हम यूज करते हैं, जो हिंदी हम लिखते हैं
उस स्क्रिप्ट को देवनागरी स्क्रिप्ट कहते हैं, और वेद जो है वो भी देवनागरी स्क्रिप्ट यानी देवनागरी लिपि में भी लिखे गए थे। लेकिन उस समय की जो संस्कृत थी, है ना, थोड़ी अलग टाइप से लिखी जाती है, लेकिन फिर भी आप उसको डिकोड कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। जैसे ये अगर लिखा हुआ है ना, तो अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो चीज आपको समझ में आ जाएगी। जैसे ये अगर आप इसको देखेंगे, ये शतक लिखा है ना, ये अर्थ है ऐसा लिखा है, वतति, यूथ, अश्मि, गिरम, साम, है ना। तो अगर आप पढ़ने की कोशिश करेंगे ना तो इसको पढ़ लेंगे। तो ये जो लिखा ना, जो ये वेद लिखे गए थे, तो उस समय के ऋषियों ने उसको जो लिखा था उसको हम पढ़ सकते हैं आज की डेट में, है ना। ऐसे ही एक और आपको दिखाता हूं, जैसे ये तो छोटी है, ये भी सारे छोटे ही हैं। चलिए ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ये जो स्क्रिप्ट है जो उस समय के इंसान ने उन्हें लिखी थी, ऋषियों ने जो लिखी थी, तो उसे हम पढ़ सकते हैं। उसके पहले हड़प्पा की जो स्क्रिप्ट थी उसे हम पढ़ नहीं सकते, है ना। तो इसी को बोलते हैं ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल कि उस समय के जो इंसानों ने लिखा वो हम पढ़ सकते हैं, वो हमारी समझ में भी आता है, तो उसे क्या कहते हैं, ऐतिहासिक काल या हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं, आद्य प्रागैतिहासिक काल यानी प्री हिस्टोरिक पीरियड किसे कहते हैं। लेखन कला का विकास नहीं हुआ था, इंसान लिखना नहीं जानता था, गुफाओं में रहता था, गुफाओं में ही चित्रकारी करता था, पत्थर के औजार हथियार बनाता था, शिकार करता था। ठीक है ना। पुरातात्विक स्रोतों मतलब उस समय के जो हथियार वगैरह पत्थर के मिलते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल यानी प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, लेखन कला का विकास हो गया था, किंतु स्क्रिप्ट जो है वो अपठनीय है। जैसे हड़प्पा काल की स्क्रिप्ट मैंने आपको दिखाई कि हड़प्पा काल में लोग बाग लिखते तो थे, लेकिन वो क्या लिखते थे हमें समझ में नहीं आता था। इसको बोलते हैं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। तीसरा है आपका ऐतिहासिक काल यानी हिस्टोरिक पीरियड, यानी कि लेखन कला का विकास हो चुका था और जो लिखता था इंसान वो हम समझ भी सकते थे। जैसे अभी जो संस्कृत जो लिखी गई थी, जो वेद लिखे गए थे, है ना, वो हम देखें तो थोड़ा पढ़ने में कठिनाई होगी, लेकिन अच्छे से अगर पढ़े तो उसको पढ़ सकते हैं हम। ठीक है, तो ये थे 3। अब इसमें जो है ये प्रागैतिहासिक काल है, ये बहुत बड़ा है ना। यानी कि ये समझ लो कि सबसे पहले सृष्टि की शुरुआत हुई होगी, है ना। उसके बाद धीरे धीरे विकास हुआ होगा, छोटे छोटे जीव जंतु बने होंगे, जानवर बने होंगे, उसके बाद और विकास हुआ होगा, फिर पहला इंसान बना होगा, मतलब पहले छोटे छोटे जीव जंतु बने होंगे, उसके बाद ऐसा कहते हैं कि उसके बाद इंसान का विकास हुआ, फिर इंसान ने गुफाओं में रहना स्टार्ट किया, फिर सीखना स्टार्ट किया, शिकार करना स्टार्ट किया। तो जो प्रागैतिहासिक काल है ना, इसमें जो मेन पाषाण काल आता है, जो स्टोन एज आता है, ये बहुत बड़ा है। तो स्टोन एज को भी फर्दर डिवाइड किया गया है, बताता हूँ। ये देखो, ये जो केवल प्राग ऐतिहासिक काल है, जो प्री हिस्टोरिक, हालांकि उतने से ज्यादा इतने क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन फिर भी ये मेनली हिस्ट्री का पार्ट है, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे डिवाइड करके बता दिया है। ठीक है ना। प्राग ऐतिहासिक काल को जो बांटा गया है पूरा पाषाण काल में, जिसे पैलियोलिथिक पीरियड है, पैलियोलिथिक एज कहते हैं। फिर मध्य पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल मतलब सबसे पुराना। उसके बाद चालू हुआ क्या आपका मध्य पाषाण काल, उसके बाद आपका चालू हुआ क्या नव पाषाण काल, और उसके बाद चालू हुआ ताम्र पाषाण काल, है ना। पूरा पाषाण काल को क्या बोलते हैं, पैलियोलिथिक पीरियड, मध्य पाषाण काल को मेसोलिथिक, नव पाषाण काल को नियोलिथिक, और ताम्र पाषाण काल को चैल्कोलिथिक पीरियड। ताम्र पाषाण काल इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखो, पहले तो इंसान जो था वो पत्थर के, जितने पाषाण लिखा ना, जिसमें लिथिक जिसमें लिखा है, तो इन सब में इंसान पत्थर के हथियार का यूज करता था, पत्थर के औजार हथियार बनाता था। ताम्र पाषाण काल में इंसान ने तांबे का भी यूज करना, पत्थर के हथियार तो यूज किए ही उसने, साथ में जो तांबा धातु का भी, तांबा मेटल का उसने यूज स्टार्ट कर दिया। तांबा जिसे कॉपर कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है, इसे चैल्कोलिथिक कहते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन बनता भी है कि मनुष्य द्वारा प्रयोग की गई पहली धातु कौन सी थी, पहला मेटल कौन सा था जो इंसान ने सबसे पहले प्रयोग किया। तो लोहा नहीं है, लोहे की खोज तो बाद में हुई थी। तांबा सबसे पहले यूज किया था इंसान ने, कॉपर जिसे कहते हैं, है ना, कॉपर एज भी कहते हैं, स्टोन कॉपर एज, यानी इस एज में इंसान कॉपर का भी यूज करने लग गया था और स्टोन का यूज तो करते ही था। ठीक है ना। तो ये टाइम लाइन है देखो, है ना, 10 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक, यानी पीछे से बहुत पहले से स्टार्ट करेंगे, 10 लाख बीसी से आप स्टार्ट करेंगे, यानी 10 लाख बीसी में मनुष्य का विकास हो गया था, है ना, यानी बंदर टाइप रहा होगा मनुष्य, ठीक है, 10 लाख बीसी में, और उससे 10,000 बीसी तक कम होते होते ये आपका पूरा पाषाण काल है। फिर इस 10,000 बीसी से स्टार्ट होगा 7,000 बीसी तक, 10,000 बीसी से 7,000 बीसी तक आएगा आपका ये मेसोलिथिक पीरियड, यानी थोड़ा और विकसित हुआ इंसान, कुछ उपकरण उसके चेंज हुए, पत्थर से उसने अच्छे हथियार बनाने स्टार्ट किए। अब कैसे क्या हथियार बनाने स्टार्ट किए ये अभी उतना काम का नहीं है, सब हिस्ट्री का, इंडियन हिस्ट्री का पार्ट है, ठीक है। फिर इस 7,000 बीसी से
और 4000 BC तक आप आएंगे तो इंसान का और विकास हुआ उसमें, और अच्छे अच्छे उसने पत्थर के हथियार बनाए, ठीक है ना। इस 4000 BC से और आप आगे जाएंगे तो आपको फिर ये ताम्र पाषाण काल मिलेगा, है ना। इंसान ने क्या तांबे का यूज करना स्टार्ट किया, और आगे जाएंगे तो आप हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ, ठीक है ना। और आगे जाएंगे आप तो वैदिक सभ्यता का विकास हुआ, और आगे आप जाएंगे तो महाजनपद फिर आपको मिलेंगे, फिर और आगे जाएंगे तो फिर ऐसे बुद्ध मिलेंगे, महावीर मिलेंगे, फिर मौर्य आएगा, फिर शुंग वंश आएंगे, तो ऐसे करते करते ये बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। महापाषाण काल है ये, मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है ना। तो ये प्रागैतिहासिक काल का विभाजन था, है ना। अब इसमें भी जो पूरा पाषाण काल है इसका टाइम पीरियड देखो क्या है। पैलियोलिथिक जो पीरियड है उसका टाइम क्या है, 10 लाख BC से 10,000 BC तक। सोचो कितना टाइम है, कितना लंबा टाइम गैप है ये टाइम गैप तो बहुत छोटा है। देखो 10,000 BC से 7,000 BC तक का टाइम गैप बहुत छोटा है, सिर्फ 3,000 साल हुए ना। 10,000 BC से 7,000 से 3,000 साल हुए। इसमें देखो कितने सारे साल हैं, 10 लाख BC से 10,000 तक। तो पूरा पाषाण काल को फर्दर और डिवाइड किया गया है। एक मिनट, ये पूरा पाषाण काल, इसको फर्दर और डिवाइड किया गया है। इसको मैं नीचे कर लेता हूँ, ये है ना। अभी उतने हालांकि कुछ खास काम का नहीं है, लेकिन फिर भी लिखा है तो देख लो, ठीक है ना। पूरा पाषाण काल को इसके 3 पार्ट में, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक, ठीक है ना। ये औजारों की तकनीक के आधार पर इसका मतलब ये है कि पहले यहाँ पे कुछ दूसरे औजार का इस्तेमाल करता था, यहाँ पे कुछ दूसरा औजार का इस्तेमाल करता था, और यहाँ पे कुछ दूसरे औजार का इस्तेमाल करता था, ठीक है। तो ये पाषाण काल का विभाजन था। अब मैं आपको बताऊंगा आगे, ये बताऊंगा कि मध्य प्रदेश में ये जो मेन पाषाण काल जो हम पढ़ रहे हैं ना, जो स्टोन एज जो पढ़ रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में इससे रिलेटेड कौन कौन सी जगहें हैं आपको। एक तो मैंने आदमगढ़ आपको बताया कि आदमगढ़ की गुफाएं थी, है ना, उसमें मनुष्य चित्रकारी किया करता था। इसके अलावा भारत में जो मनुष्य के सबसे पुराने साक्ष्य जो मिले हैं वो मध्य प्रदेश से ही मिले। हथनौरा, सीहोर में हथनौरा नाम की एक जगह है नर्मदा नदी की घाटी में, वहां से एक इंसान की खोपड़ी मिली है, और ऐसा ये माना जाता है कि वो भारत में पाई गई सबसे पुरानी खोपड़ी है, इंसानी खोपड़ी, है ना। तो वो आगे मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। ये आपको बेहतरीन लगा हो तो आप कि अच्छे से अगर मैंने बताया हो आपको तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि ये बहुत अच्छा वीडियो था, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। इसके अलावा चैनल पे और भी बहुत ही शानदार मस्त वीडियो पड़े हुए हैं, उनको आप